हे गाइस, अंडरस्टैंडिंग डीसी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। वॉचमैन मूवी को इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर करने पर बहुत से मार्वल फैन खफा हैं। प्लस मैंने सोचा कि डीसीयू या फिर कहे वर्ल्ड ऑफ डीसी को एक बार एक्सप्लेन करने से पहले मैं डीसी के इस मास्टरपीस के बारे में बता दूं जिसे जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया था। बाहुबली के हॉलीवुड के जिस मूवी से कंपेयर किया जा रहा था यानी कि 300, उसके डायरेक्टर भी जैक स्नाइडर ही थे। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन विद सुपरमैन भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से बहुत सारे फैंस को शिकायतें थी, लेकिन जब उनका एक्सटेंडेड कट निकला तो वो सारी शिकायतें दूर हो गई। टॉपिक से ना हटते हुए चलिए मैं आपको वॉचमैन की कहानी से रूबरू कराता हूँ। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये कहानी बहुत ही हटके है। इस कहानी में हम ट्विस्ट और विलन से लास्ट में रूबरू होते हैं, और वो विलन है या नहीं है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि थैनोस को लेकर अभी हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो विलन है या हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी अल्टरनेट टाइमलाइन पे बेस्ड है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकता है। जहाँ रशिया के पास इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स है कि वो पूरे दुनिया का खात्मा कर दे, वहीं अमेरिका के पास डॉक्टर मैनहट्टन। उस कोल्ड वॉर के दौरान एक सुपर हीरोज़ की ग्रुप एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम वॉचमैन है। इस टीम में रॉशैक, नाइट आउल, सिल्क इंस्पेक्टर, डॉक्टर मैनहट्टन, ओzymandias और कॉमेडियन हैं। फिर सरकार एक एक्ट पास करती है जिसके तहत कॉस्ट्यूम सुपर हीरोज़ पर प्रतिबंध लग जाता है, और ऐसे में ओzymandias अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है एज एड्रियन वेड। रॉशैक कानून की परवाह ना करते हुए रात को निकलता था और वो मुजरिमों को सजा देता था। डॉक्टर मैनहट्टन रिटायर नहीं होते हैं, बल्कि वो एक गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं और यूएसए के एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे काम करते हैं। बाकी बचे कॉस्ट्यूम सुपर हीरोज़ रिटायर कर जाते हैं। ऐसे माहौल में मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे कोई अज्ञात व्यक्ति कॉमेडियन की हत्या करता है और रॉशैक उसके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, और उसे लगता है कि कोई सुपर हीरोज़ पर निशाना साध रहा है। इसीलिए वो अपने एक्स टीममेट्स को इल्तिला करता है, लेकिन कोई भी उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता। रॉशैक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और वो कॉमेडियन के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि मॉलॉक के पास जाता है। मॉलॉक साफ मना कर देता है कि उसका कॉमेडियन की डेथ से कोई लेना देना है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक पिरामिड नामक कंपनी के बारे में पता चलता है और वो उसके बारे में और पता करने पर लग जाता है। वहीं दूसरी ओर एड्रियन और डॉक्टर मैनहट्टन वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए इनफाइनाइट रिसोर्सेज बनाने की एनर्जी रिएक्टर्स पर काम कर रहे थे। एड्रियन का मानना था कि दुनिया में अशांति और जंग का माहौल घट रहे रिसोर्सेज की वजह से है, और अगर इसे ही अनलिमिटेड कर दिया जाए तो कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होगा। और इस काम में डॉक्टर मैनहट्टन उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन भी एक्ट के बाद गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, लेकिन वो साथ में एड्रियन की भी मदद कर रहे थे इस एनर्जी रिएक्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम एड्रियन की बात करें तो वो वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट पर्सन के साथ साथ सबसे अमीर कैरेक्टर भी है। वहीं डॉक्टर मैनहट्टन किसी भगवान से कम नहीं। डॉक्टर मैनहट्टन के पास टेलीकिनेटिक पावर है, यानी कि वो अपनी सोच से कुछ भी कर सकते हैं। वो सब एटॉमिक लेवल पे हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, फेजिंग, टेलीपोर्टेशन, अपना फ्यूचर और पास्ट देखना, डुप्लीकेशन जैसे वगैरह वगैरह पावर्स हैं। बट फिलहाल कुछ कारणों की वजह से वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद एड्रियन पर भी हमला होता है, लेकिन हमलावर से कुछ पूछा जा सके उससे पहले वो सेल्फ सुसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहां रिपोर्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि आप ही की वजह से आपके अपनों की मौत हो रही है। आपके शरीर से निकल रहे रेडिएशन की वजह से आपकी एक्स वाइफ और आपके दोस्त को कैंसर हुआ। डॉक्टर मैनहट्टन इन सब इल्ज़ामों की वजह से मेंटली वीक होते जा रहे थे और रिपोर्टर्स उनके ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, और इसीलिए वो अर्थ छोड़ के मार्स में अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर रॉशैक को इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर से पिरामिड नामक कंपनी का नाम दिखाई देता है और वो मॉलॉक के घर जाता है, क्योंकि उसने मॉलॉक के घर पे पिरामिड नामक कंपनी से एक लिफाफा देखा था। पर जब रॉशैक वहाँ जाता है तो वो देखता है कि मॉलॉक का मर्डर हो चुका है और सारे पुलिस वाले बाहर हैं। वो समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वो अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ से बच के नहीं जा पाता और रॉशैक पकड़ा जाता है। जब रॉशैक को कस्टडी में लिया जाता है तब हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। हमें पता चलता है कि रॉशैक शुरू से ऐसा नहीं था। वो कभी क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं देता था, बल्कि उन्हें अरेस्ट करवाता था। लेकिन एक बार जब वो एक बच्ची का केस सॉल्व कर रहा था तो उससे मालूम पड़ता है कि उसके किडनैपर ने उसके छोटे छोटे पीस करके अपने कुत्तों को खिला दिया, जिससे रॉशैक के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उसे लगता है कि जो क्राइम करता है वो सज़ा का हकदार है और उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद से वो क्रिमिनल्स को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो इनकी सज़ा उन्हें इंस्टेंटली मिलनी चाहिए, और ये वो खुद डिसाइड करता है कि उनका क्या होगा। डॉक्टर मैनहट्टन के मार्च चले जाने के बाद सिल्क इंस्पेक्टर अकेली पड़ जाती है। वो नाइट ऑल के पास जाती है और फिर वो पुराने दिनों की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर क्राइम से लड़ने लग जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्हें रॉशक को जेल से निकालना चाहिए पुराने दिनों के खातिर। ऐसा करने के कुछ पल बाद ही डॉक्टर मैनहट्टन अर्थ आते हैं और सिल्क इंस्पेक्टर को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उसे कुछ दिखा सके। रॉशक और नाइट ऑल रॉशक की इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाते हैं और वो पिरामिड नामक कंपनी के बारे में पता करने लग जाते हैं। फिर वो एड्रियन की कंपनी में जाते हैं कुछ सुराग के खातिर, लेकिन वह सुराग की जगह पूरा खजाना ही मिल जाता है। उन्हें वहाँ पता चलता है कि एड्रियन ही पिरामिड ट्रांसनेशनल कंपनी का मालिक है और वो अंटार्कटिका के लिए निकल जाते हैं क्योंकि एड्रियन अभी अंटार्कटिका में था। रॉशक और नाइट ऑल अंटार्कटिका में एड्रियन के ऑफिस पहुंचते ही उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन एड्रियन उन्हें मात दे देता है। इसी फाइट के दौरान हमें सारे ट्विस्ट का पता चलता है। एड्रियन ने 2 बिलियन पैसे खर्च करके एक ऐसी मशीन बनाई जिससे डॉक्टर मैनहट्टन अपना फ्यूचर ना देख पाए। एड्रियन ने डॉक्टर मैनहट्टन की फाइल पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो इमोशनली कमज़ोर है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एड्रियन ने उसके सारे करीबियों को रेडिएशन द्वारा कैंसर करवा दिया ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने वो ये बुलवा सके कि इन सब का कारण डॉक्टर मैनहट्टन है, जिससे डॉक्टर मैनहट्टन इमोशनली और भी कमज़ोर हो जाए। कॉमेडियन को किसी और ने नहीं बल्कि एड्रियन ने ही मारा था, क्योंकि कॉमेडियन ने एक लिस्ट देख ली थी जो हो सकता था कि वो उसके पूरे राज खोल दे। उसने ही खुद के ऊपर अटैक करवाया ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। और फिर हमें एड्रियन का मास्टर प्लान पता चलता है कि क्यों उसने ऐसा किया। वो बताते हैं कि न्यूयॉर्क समेत बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे उसने एनर्जी रिएक्टर्स लगवाए हैं वहाँ पर वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करवाएगा जिससे लाखों की जानें जाएंगी, और वो सब डॉक्टर मैनहट्टन को ब्लेम करेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ भी ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन के एनर्जी सिग्नेचर्स हैं। एड्रियन का मानना था कि अगर पूरी दुनिया एक दुश्मन का सामना करे तो वो सब एकजुट हो जाएंगे और अमन के साथ रहेंगे। एड्रियन अपनी बात पूरी करता उससे पहले रॉशक और नाइट ऑल बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, जिसके जवाब में एड्रियन बताता है कि वो 35 मिनट पहले ही ये सब कर चुका है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर मैनहट्टन को अर्थ लाने के लिए सिल्क इंस्पेक्टर कामयाब हो जाती है, और जब वो अर्थ आते हैं तो देखते हैं कि न्यूयॉर्क तबाह हो चुका है। डॉक्टर मैनहट्टन को समझते देर नहीं लगती कि एड्रियन ने उसका इस्तेमाल करके इतने सारे ब्लास्ट करवाए और सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर थोप दिया। ये जानते ही वो डायरेक्ट एड्रियन के पास टेलीपोर्ट होता है और उस पर हमला करता है और बोलते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान के सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो इस दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट मैन ही क्यों ना हो। एड्रियन डॉक्टर मैनहट्टन के अटैक्स को डॉज करके एक रिमोट लेता है और वो एक ऑन कर देता है, जिससे सामने में बहुत सारे स्क्रीन ऑन हो जाते हैं जहाँ पर दिखाई देता है कि अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। अब दोनों एक साथ काम करेंगे ताकि डॉक्टर मैनहट्टन के खिलाफ लड़ सके, और पूरी दुनिया भी एकजुट हो जाती है ताकि इस आपदा से बाहर निकल सके। जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए वहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन के एनर्जी सिग्नेचर को पाया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खौफ में थी और इस खौफ से बाहर निकलने के लिए वो सब एक साथ होने को तैयार थे। तभी एड्रियन बोलता है कि देखा तुमने, हमने जंग का खात्मा कर दिया, अब चारों ओर सिर्फ शांति और मंगलमय होगी, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी रॉशक टोकता है और बोलता है कि फ़िलहाल तो हमें एक फ़ैसला करना है, सारी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए। जिसके जवाब में एड्रियन बोलता है कि वो अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो सारी दुनिया में आई शांति फिर से भंग हो जाएगी, जंग का माहौल चारों ओर हो जाएगा, क्या तुम यही चाहते हो? जिसके जवाब में नाइट ऑल बोलते हैं कि झूठ की बुनियाद में शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकी रह सकती, और रॉशक वहाँ से जाने लगता है सच्चाई दुनिया को बताने के लिए। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन एड्रियन की बात से सहमत थे। वो जाकर रॉशक को रोकते हैं, जिस पर रॉशक बोलता है जहाँ इतनी लाखों जानें ली वहाँ एक जान और ले लो, और रॉशक की जान ले लेते हैं डॉक्टर मैनहट्टन। उसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन अर्थ छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों यही थी वो मूवी जिसकी मैं बात कर रहा था। इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। आपको तो ये मूवी सिंपल लगी होगी क्योंकि अगर आपने ये मेरे नरेशन के थ्रू सुना होगा, लेकिन जिस किसी ने भी ये मूवी को देखा और समझा है इसके महत्व को, तो वो समझ जाएंगे कि ये कितनी डीपर मीनिंग्स वाली बात कर रही है। मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक स्मार्टेस्ट मैन सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान तक को भी मजबूर कर देता है, वहीं दूसरी ओर झूठ के बुनियाद पे अमन कायम करता है। इस मूवी के जरिए हम 2 तरह की साइकोलॉजी से रूबरू होते हैं। पहला साइकोलॉजी कहता है, जो कि रॉशक का है, कि हमें सिर्फ सही करना है चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। वहीं दूसरा साइकोलॉजी है एड्रियन का, जिसका मानना है कि रिजल्ट हमें सही और ज़्यादा लोगों के पक्ष में लाना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना हो।
इसीलिए वो लाखों लोगों की जान ले लेता है ताकि करोड़ों लोगों को एकजुट करके एक साथ रख सके। ऐसे ही साइकोलॉजी हम लोगों ने थैनोस की भी देखी थी, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाई गई। वो 50% लोगों को बचाना चाहता है, इसीलिए वो 50% लोगों को मार देता है। और इस तरह की मूवीज़ ऑडियंस की सोच को ललकारती है कि आप क्या करते हैं, कुछ जान बचाने के लिए दूसरे जान का सौदा। इस तरह की मूवीज़ आपको चैलेंज करती है, आपकी सोच को चैलेंज करती है, और ये आपकी आईक्यू के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बहुत से लोगों को ये फालतू लगेगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें एक डीपर मीनिंग समझाने के लिए बनी हैं। अगर इस वीडियो में अच्छी रिस्पांस आती है तो मैं इसमें इन दोनों के साइकोलॉजी के ऊपर एक डीपली वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।